विद्यार्थियों, हम लोग बीए पार्ट 2 के पेपर 1 सोशल रिसर्च मेथड्स की बात कर रहे थे और इसमें कुछ व्याख्यान हमने किए थे और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन प्राकल्पना या हाइपोथेसिस की बात करेंगे। प्राकल्पना या हाइपोथेसिस क्या होती है, क्यों बनानी आवश्यक है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं और इसका क्या महत्व है सामाजिक अनुसंधान में, उसकी हम चर्चा आज करेंगे। तो एक वैज्ञानिक अपने कार्य का प्रारंभ अवलोकन अथवा तथ्य संकलन से करता है। बाद में इसी विचार के आधार पर यह कहा जाने लगा कि तथ्यों के अध्ययन से खोज प्रारंभ होती है। तो जब हमारे सामने कोई व्यवहारिक अथवा सैद्धांतिक समस्या उत्पन्न होती है तो इस समस्या के समाधान के फलस्वरूप ही तथ्यों की खोज कोई धारणा तथ्यों की खोज की कोई ना कोई धारणा हमारे मन में जन्म लेती है। तो वैज्ञानिक खोज की इस प्रारंभिक धारणा को ही वैज्ञानिक शब्दावली में उपकल्पना, परिकल्पना या प्राकल्पना, जिसको हम हाइपोथेसिस कह रहे हैं, कहते हैं। तो इसे हम कई नाम से कर सकते हैं। शब्दावली में इसके कई नाम हैं: उपकल्पना, परिकल्पना या प्राकल्पना यानी हाइपोथेसिस। वास्तव में कुछ पाने के लिए हमें उसकी खोज करनी पड़ती है। कभी कभी यह भी होता है कि हम जो कुछ खोज रहे होते हैं उसके अतिरिक्त भी हमें कुछ मिल जाता है, किंतु फिर भी कुछ न कुछ तो हम ढूंढ ही रहे होते हैं। यह ढूंढना अथवा खोज करना अनिर्दिष्ट नहीं होता, अपितु किसी न किसी पूर्व धारणा द्वारा संचालित होता है। तो कोहेन ने अपनी बुक साइंटिफिक मेथड्स में कहा है कि बिना किसी प्रत्याशित विचार के हम यह नहीं जान पाते कि हम किन तथ्यों की खोज कर रहे हैं और न ही ये समझ सकते हैं कि हमारी खोज हेतु क्या सार्थक है और क्या सार्थक नहीं है। कोहेन के इस कथन से स्पष्ट है कि वैज्ञानिक शोध का प्रारंभ किन्हीं विचारों से होता है। इन विचारों की उत्पत्ति किन्हीं घटनाओं के अवलोकन, शांत क्षणों में मनन, साहित्य के पठन पाठन आदि अनेक स्रोतों से ही होता है। प्राकल्पना ज्ञात घटनाओं के संबंध के आधार पर नवीन संभावनाओं की दिशा में उत्पन्न एक ऐसा विचार है जिससे भावी अर्थ संकेतों को यथार्थ परीक्षण की कसौटी पर कसने का यथोचित प्रयास किया जाता है। तो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो प्राकल्पना की परिभाषा की हम बात करते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस: शोध प्रक्रिया में अनुसंधान की समस्या के निर्धारण के बाद प्राकल्पना की रचना की जाती है। कुछ लोग समस्या को ही प्राकल्पना समझने की भूल कर बैठते हैं। अनुसंधान समस्या सामान्य शब्दों में अभिव्यक्त एक विचार होता है जिसका एक निश्चित रूप नहीं होता। प्राकल्पना वास्तव में समस्या के रूप में उत्पन्न हुए प्रारंभिक विचार का वैज्ञानिक स्वरूप है, जिसे संभवतः अगर तथा तब के अर्थपूर्ण कथन के रूप में प्रकट किया जाता है। यानी ये एक प्रारंभिक विचार है जो प्रारंभ में उत्पन्न होता है। हमारे माइंड में कोई ऐसा स्टेटमेंट या प्रस्थापना आती है जिसके बारे में या हम कुछ कल्पना कर रहे हैं, उसके बारे में उसको एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना ही प्राकल्पना है। तो प्राकल्पना ये अगर हम कथन के रूप में प्रकट कर रहे हैं या जिसकी अभिव्यक्ति कारण प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के रूप में की जाती है, उसे हम प्राकल्पना कह रहे हैं। एक प्राकल्पना एक प्रस्थापना है, यानी एक स्टेटमेंट है, शर्त अथवा सिद्धांत है जिसे संभवतः बिना किसी विश्वास के मान लिया जाता है ताकि उससे तार्किक परिणाम निकाले जा सकें। यानी हम लॉजिकल रिजल्ट निकालना चाहते हैं, उसको प्रूव करना चाहते हैं। जो भी विचार हमारे दिमाग में आया है उसको हम प्रूव करना चाहते हैं। तो ये जो हमारे दिमाग में प्रारंभिक विचार आया है, प्रारंभ में जो विचार आया है, उसको हम हाइपोथेसिस कह रहे हैं। एक सामान्य कथन के रूप में प्राकल्पना को एक ऐसा अस्थायी अनुमान, प्रस्थापना, धारणा कहा गया है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। प्राकल्पना को थोड़ा तकनीकी स्वरूप प्रदान करते हुए इसे मात्र एक सामान्य कथन न कहकर दो या दो से अधिक परिवर्तनों यानी वेरिएबल्स के मध्य संबंध प्रदर्शित करने वाले कथन को भी हम प्राकल्पना कह सकते हैं। अब अगर हम इसकी परिभाषाएं देखें तो G.A. लुंडबर्ग ने अपनी बुक सोशल रिसर्च में इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि एक प्राकल्पना एक अस्थायी सामान्यीकरण है जिसकी प्रामाणिकता का परीक्षण किया जाना बाकी है। यानी एक बिल्कुल रफ आइडिया है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको अभी हमको प्रमाणित करना है, जिसको अभी हमको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है जिसको।
या हम कह सकते हैं बोगार्डस ने अपनी बुक E.S. बोगार्डस ने अपनी पुस्तक सोशोलॉजी में इसको स्पष्ट करते हुए या इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि एक प्राकल्पना परीक्षण किए जाने वाली एक प्रस्थापना है, एक इसको वेरीफाई करने वाला स्टेटमेंट है, टेस्ट करना है अभी हमको इस स्टेटमेंट को, उसको हम हाइपोथेसिस कह रहे हैं। गुडे एंड हार्ट जिनकी बुक है मेथड्स इन सोशल रिसर्च, उन्होंने कहा कि प्राकल्पना एक प्रस्थापना है जिसकी प्रामाणिकता को मालूम करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है। और पीटर एच मन इनकी बुक मेथड्स ऑफ सोशल इंक्वायरी में इन्होंने कहा कि प्राकल्पना एक अस्थायी अनुमान है। यानी इन सभी परिभाषाओं को देखने पर हमको स्पष्ट हो जाता है कि प्राकल्पना किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना अथवा दशा की विशेषताओं को प्रकट करने वाली हो सकती है। तो कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हमको अभी प्रूव करना है, वो अभी प्रूव्ड नहीं है, उसको हम बोल रहे हैं हाइपोथेसिस या प्राकल्पना। डॉक्टर I.P. देसाई ने गुजरात के एक गांव महुआ के अपने अध्ययन द्वारा इस प्राकल्पना का परीक्षण किया है कि भारतीय गांवों में एकाकी परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवार अधिक हैं। तो घटनाओं की विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाली प्राकल्पनाओं के अतिरिक्त घटनाओं की आवृत्ति, विभिन्न परिवर्तर्य यानी वेरिएबल्स के मध्य संबंधों या घटनाओं के कारणों पर प्रकाश डालने वाली प्राकल्पनाएं भी हो सकती हैं। कोई घटना किसी निश्चित अवधि में कितनी बार उत्पन्न होती है, या किसी घटना की उत्पत्ति दूसरी किसी घटना के साथ जुड़ी हुई है, या कोई वस्तु सामान्यतया किसी दूसरी वस्तु से अधिक अथवा कम है, आदि बातों को लेकर समाज वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किए गए हैं। समाजशास्त्रियों ने अपराध तथा मानसिक बीमारियों का पारिस्थितिकीय यानी इकोलॉजिकल के साथ संबंध खोजने का प्रयास किया है। मानव शास्त्रियों ने आदिवासियों के अपने अध्ययनों के आधार पर धार्मिक विश्वासों, वैवाहिक रीति रिवाजों तथा समाज की अन्य प्रथाओं के साथ संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। आवृत्तिमूलक, संबंधात्मक तथा कारणात्मक प्राकल्पनाओं के कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिससे और स्पष्ट हो जाएगा कि प्राकल्पना क्या होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि विश्रृंखलित परिवारों के बालकों में अपराधी होने की अधिक प्रवृत्ति होती है। इसको प्रूव करने के लिए हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। काम के घंटों के बढ़ने के साथ ही श्रमिक की कार्य क्षमता घटने लगती है, ये भी एक हाइपोथेसिस हो सकती है। मजदूर वर्ग वामपंथी दलों को दक्षिणपंथी दलों की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं, या कड़ी निगरानी से मजदूरों का मनोबल गिर जाता है। तो ये कुछ हाइपोथेसिस हैं जिनको हम प्रूव करने के लिए डेटा कलेक्ट करके उनके प्रूव करके थ्योरीज बना सकते हैं। तो अब हम इसके आगे इन परिभाषाओं को समझने के बाद हम इसके आगे चर्चा करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन सोशल रिसर्च, यानी सामाजिक शोध में प्राकल्पना का महत्व। वैज्ञानिक शोध में प्राकल्पना का महत्व खेलों में खेलने की भांति होता है। जिस प्रकार खेलों के नियमों की रचना तथा हार जीत के नियम खेल खेलने के पूर्व निश्चित किए जाते हैं, उसी प्रकार विज्ञान के खेलों को खेलने के लिए भी अपने नियम होते हैं, जिनमें पहले तथ्यों को संकलित किया जाता है और तत्पश्चात निष्कर्ष निकाले जाते हैं। खेल मनमाने ढंग से नहीं खेला जा सकता, खिलाड़ियों को नियमों के अनुसार ही खेलना होता है। तो विज्ञान के नियम मानव की भूल चूकने की प्रवृत्ति तथा अन्य त्रुटियों की संभावनाओं को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। प्राकल्पना विज्ञान के खेल के नियमों का ही एक अंग होती है। तो ये प्राकल्पना की हम जब इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसकी कुछ निश्चित विधाएं तथा चरण होते हैं जिनके माध्यम से शोध कार्य संपन्न किया जाता है। शोध कार्य के लिए किसी समस्या का चुनाव करना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु समस्या को ऐसी प्रस्थापनाओं में प्रस्तुत किया जाता है जिसका परीक्षण किया जाना संभव हो। मात्र किसी शोध के क्षेत्र का चुनाव, जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार या वैवाहिक जीवन का अध्ययन, शोध को एक निश्चित दिशा नहीं दे पाता। कोहेन तथा नागेल ने अपनी बुक एन इंट्रोडक्शन टू लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड में कहा कि हम किसी भी अन्वेषण में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते यदि हम एक संभाव्य व्याख्या अथवा कठिनाई से उत्पन्न समाधान के विचार से प्रारंभ न करें। यानी हमारे दिमाग में कोई ना कोई विचार होना चाहिए, तभी हम शोध को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रारंभिक व्याख्या ही विषय वस्तु की कुछ विशेषताओं अथवा हमारे पूर्वानुभव द्वारा हमें प्राप्त होती है, और जब इन प्रारंभिक व्याख्याओं को की प्रस्थापनाओं के रूप में परिणित कर दिया जाता है, तब ये प्राकल्पनाएं कहलाती हैं।
तो सामाजिक शोध में प्राकल्पनाएं कुछ कार्य करती हैं, जैसे लक्ष्य निर्धारण करने का काम कर रही हैं, दिशा निर्देशन का कर रही हैं, या प्रासंगिक तथ्यों के चयन और परिसीमन का कार्य कर रही हैं, या तथ्यों का व्यवस्थापन कर रही हैं, सिद्धांत निर्माण का कार्य कर रही हैं। तो लक्ष्य निर्धारण के लिए जब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, तो बिना प्राकल्पना के शोध एक अनिर्दिष्ट तथा विचारहीन भटकने के समान होता है। गुडेनहार्ट ने अपनी बुक के अंदर लिखा है, गुडेनहार्ट ने बताया कि एक प्राकल्पना यह बताती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं। यदि एक गोताखोर बिना किसी लक्ष्य निर्धारण के समुद्र में गोता लगाकर कुछ वस्तुओं को अपने झोले में भरकर लाता है, तो संभव है कि उसके झोले में सभी ऐसी वस्तुएं आ जाए जो उसके लिए निरर्थक हों। इसके विपरीत यदि गोताखोर को गोता लगाने से पूर्व ही अपने लक्ष्य का निर्धारण एक कार्यवाहक विचार के रूप में निश्चित कर लेता है, तो ये विचार न केवल उसे सार्थक तथ्यों को संग्रहित करने में उसकी मदद करता है, अपितु निरर्थक तथ्यों को एकत्रित किए जाने से नष्ट होने वाले समय, क्षमता और धन की भी बचत करता है। तो बिना किसी निर्दिष्ट विचार के हम नहीं जानते कि हमें किन तथ्यों को एकत्रित करना है। हम ये निश्चित नहीं कर पाते कि हमारे लिए क्या सार्थक है और क्या निरर्थक। इसी तरीके से प्राकल्पना हमें दिशा निर्देशित भी कर रही है, ये हमको डायरेक्शन दे रही है। तो प्राकल्पना एक नाविक के यंत्र की तरह है जो शोधकर्ता के लिए दिशा निर्देशन का कार्य कर रही है, यानी सही मार्ग निर्देशित हमको कर रही है। ये शोधकर्ता को मार्ग निर्धारित करने में सहायता प्रदान कर रही है। ये उन तथ्यों की खोज में सहायता करती है जो प्रस्तावित शोध के लिए प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होते हैं। तो प्राकल्पना लक्ष्य निर्धारण के साथ साथ लक्ष्य को प्राप्त करने का भी मार्ग प्रदर्शित करती है। इसके साथ साथ ये प्रासंगिक तथ्यों का चयन तथा परिसीमन भी कर रही है, यानी प्राकल्पना का प्रयोग अंधाधुंध तथा अविवेकी रूप से ऐसे तथ्यों के संकलन पर रोक लगाता है जो बाद में जाकर के समस्या के लिए जो हमने जिस समस्या का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसके लिए अप्रासंगिक सिद्ध हो। इसके साथ साथ तथ्यों का व्यवस्थापन भी कर रही है ये, यानी सिस्टमेटाइजेशन ऑफ फैक्ट्स भी कर रही है। प्राकल्पना का कार्य हमारी शोध को इस रूप में निर्देशित करना है ताकि तथ्यों के मध्य व्यवस्था उत्पन्न हो सके। और इसके साथ साथ ये सिद्धांत निर्माण में भी सहायक है, यानी इससे हम थ्योरी भी बिल्ड कर सकते हैं। एक प्राकल्पना सिद्धांत एवं गवेषणात्मक तथ्यों के बीच एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो खोज द्वारा हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है, और प्राकल्पना के आधार पर ही हम तथ्यों को संकलित करते हैं और संकलित करने के बाद उनका परीक्षण करके सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक वैज्ञानिक उपलब्धि नवीन प्रश्नों को जन्म देती है और उनसे आगे बढ़ने तथा उन्हें गलत सिद्ध करने का आग्रह करती है। धन्यवाद।